फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हम एरोमेटिक केमिस्ट्री के डायरेक्टिविटी वाले पार्ट तक पहुंच चुके थे, जहां पर हमने देखा था कि अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा उस ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है। जहां पर हमने देखा कुछ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे और कुछ ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग थे। कुछ केसेस भी देखे हमने कि जिनका नेचर कैसा होता है। रिंग को तो डीएक्टिवेट करते हैं, है ना, रिंग को तो डीएक्टिवेट करते हैं, बट स्टिल वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो उसमें हमारे पास थे कि वीक जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे हैलोजन हो गए, हमारे पास एन डबल बॉन्ड और ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स हमने देखे थे। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं नेचर में। तो अगर रेट कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा तो डीएक्टिवेटिंग नेचर देखेंगे, प्रोडक्ट बनाने का क्वेश्चन आएगा तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर देखेंगे। ध्यान रखना, रेट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो रेट भी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, वो रेट कम करता है, ठीक है। रेट अलग चीज है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन अलग चीज है। पता है, रेट इज जस्ट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, ठीक। रेट किससे देखा जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी से, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी ज्यादा है। डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो अपन काफी सारा डिस्कशन उस पर कर चुके हैं। चलिए उसी बात पे हम लोग देखते हैं अब एक क्वेश्चन की इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कहाँ आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है ये, काइंड ऑफ ये साइक्लिक एस्टर है। अगर इसमें E प्लस रखा जाता है तो सवाल ये है कि ये E प्लस कहाँ आएगा। तो आप लोग देखो एक बार कि E प्लस को कहाँ आना चाहिए। चलो सवाल देखो, E प्लस कहाँ आएगा। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर क्या है, इधर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक। अब समझना, मैं इस पूरे फोटो को छुपा देता हूँ, इतने हाफ को मैं छुपा देता हूँ, तो काइंड ऑफ ये फोटो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। कुछ इस तरीके का फोटो है। अगर मैं इतने पोर्शन को छुपा देता हूँ यहाँ पर, तो ये फोटो कुछ इस तरीके का। अब देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो एस्टर है। काइंड ऑफ ये एस्टर है, और एस्टर कैसा होता है? रिंग में एक्टिवेट करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हो गई एक ऑर्थो, ये हो गई ऑर्थो, और ये पैरा। पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऑर्थो वाला बना के छोड़ देंगे, ओके। तो कहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा आपका इस तरह, यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है। ये ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है ना, देखो मैंने कहा ना इतने पोर्शन को छुपा दो। इतने पोर्शन को जैसे ही छुपाओगे तो ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये पैरा है ना, इस तरीके। सॉरी, ये वाली ऑर्थो और ये वाली ऑर्थो, ये मेटा मेटा और ये पैरा। क्लियर? नहीं तो मैं लिख देता हूँ एक बार, दिस इज योर ऑर्थो, ऑर्थो मेटा मेटा और कैसे देखी, आसान है, क्लियर। चलो उसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल है वैसे तो, चलो बट वो भी सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है हमारे पास रेडी डायरेक्टिविटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मान लो आपके पास बेंजीन में एक ग्रुप ना होते हुए दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक ग्रुप ना होते हुए दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो क्या हो सकता है? तो उसके लिए केसेस है, ठीक है, उसके लिए केसेस है। और केस क्या है? तो केस फर्स्ट है हमारे पास, if both groups are ठीक है, if both groups are activator,
ठीक है। किसी भी तरीके का एक्टिवेटर हो सकता है, वो शायद स्ट्रांग हो सकता है, चाहे वो मॉडरेट हो सकता है, वीक भी हो सकता है, नॉर्मल एक्टिवेटर भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का एक्टिवेटर होगा, देन the incoming electrophile goes to incoming electrophile language change will be directing to ortho para position with respect to strong एक्टिवेटर। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर आपके पास CH3 है, ठीक। तो हमें पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। ये जो है ये +H से करता है, जबकि ये किससे करता है, +M से करता है ना। यही होता है, ये +M से करता है और ये +H से करता है। दोनों ही क्या है, आपके पास एक्टिवेटर है। बट अगर मैं कंफर्म करूं इनमें से कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है, तो क्या होगा आंसर, +M वाला है +H वाला। ऑब्वियसली +M वाला हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में क्या क्या आएगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ लगेगा नहीं, एक यहाँ लग सकता है और एक यहाँ लग सकता है। देखो कहाँ कहाँ लग सकता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, देखो लिखा हुआ है incoming electrophile will be directing to ortho-para position with respect to strong activator, ठीक। OH CH3 एक आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल इधर, प्लस OH CH3 और एक आ जाएगा आपका यहाँ। मेजर माइनर की बात करूं तो एक जनरल स्टेटमेंट में बता देता हूँ। जनरली हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है, रीजन ऑर्थो पर स्टेरिक इंटरेस्ट थोड़ा सा देखने को मिलता है, इसीलिए पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड है इफ one group is activator, and other one is deactivator, then incoming electrophile will direct to ortho-para position with respect to एक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग की तो बात ही नहीं रह गई है, ठीक है। वहां तो कंपैरिजन था कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है या फिर मॉडरेट, अगर दो एक्टिवेटर है। अब यहाँ तो क्या है, आपके पास एक एक्टिवेटर है और एक डीएक्टिवेटर है, तो फिर आपके पास चॉइस ही नहीं बचेगी, तो एक्टिवेटर के हिसाब से जाएगा। चल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये, ठीक। OH और CHO लगा हुआ है, ठीक। आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो हमें पता है कि इन भाई साहब का जो नेचर है वो कैसा है, डीएक्टिवेटर, या फिर आप -M लिख सकते हो, और इनका है +M। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेटर के हिसाब से जाएगा। तो एक्टिवेटर के हिसाब से जाएगा तो एक पोजीशन तो OH के रिस्पेक्ट में एक ये है और एक ये। आंसर आ जाएगा आपका क्या, आंसर क्या आ जाएगा, OH CHO। एक तो आपके पास ये आ जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी आपके पास, इधर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और प्लस OH और
ठीक, यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से हम देख सकते। चलो अब अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का केस है, मतलब इसी से रिलेटेड हम लोग CHO की पोजीशन चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज OH और CHO कहाँ लगा लेते हैं। एक बार इस तरीके का केस ले लेते हैं, CHO और इलेक्ट्रोफाइल लगते हैं, क्या होगा भाई जल्दी बताओ, जल्दी देखो, अपना आंसर लगाओ, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, देखते हैं। टोटल देखते हैं अपन। तो ये आपका एक्टिवेटर हो गया और ये आपका डीएक्टिवेटर हो गया। ठीक, ये आपका एक्टिवेटर हो गया और ये आपका डीएक्टिवेटर हो गया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, इसके भी रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, बट हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक, एक्टिवेटर के हिसाब से सोचेंगे, डीएक्टिवेटर के हिसाब से नहीं सोचेंगे। किसके हिसाब से सोचेंगे, एक्टिवेटर के हिसाब से। एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर भी आ सकता है। तो टोटल हमें कितने देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट्स, मैं बना नहीं रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। 3 प्रोडक्ट्स। कहाँ का, एक आपके पास ये वाली पोजीशन हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी वाली। तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग है। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स कैसे हैं, अलग अलग है। क्लियर है भाई, बात समझ आई, क्लियर है। चलो अगर इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं केस थर्ड पर, OH और CHO। तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रखते हो तो बता सकते हो क्या होगा सी। देखो इसके रिस्पेक्ट में, अब इस OH के रिस्पेक्ट में पैरा तो ये था और ऑर्थो ये रहा। पैरा पे प्रोडक्ट बन नहीं सकता क्योंकि वहां पर CHO लगा हुआ है, ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है। तो बची कौन सी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। वो बात अलग है कि ये दोनों पोजीशंस आइडेंटिकल है, इसके लिए मेटा है और इसके लिए दोनों ऑर्थो है और आइडेंटिकल है। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे इधर, एक ही मिलेगा। क्यों, 2 दिख रहे होंगे बट पोजीशंस आइडेंटिकल है, तो वो तो एक ही जैसा कंपाउंड। क्लियर है, चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाता है अपने पास केस थर्ड। अब केस थर्ड आप लोग समझ में आ ही गया होगा क्या होने वाला होगा, तो देख लेते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा हमारे पास, केस थर्ड होगा इफ both the groups are deactivator, if both the groups are deactivator, then incoming electrophile will direct to meta position with respect to strong deactivator। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास है कुछ इस तरीके का केस, यहाँ पर है आपके पास NO2 और यहाँ पर है आपके पास CHO। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन है, हमें पता है दोनों ही -M लगाते हैं, है ना, हमें पता है दोनों ही -M लगाते हैं, बट NO2 का जो -M है वो ज्यादा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर -M ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन CHO। जो -M है किसका, NO2 का, M बड़ा कर दो। -M में जो NO2 का वो क्या है, CHO से ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन हो गया भाई आपका, NO2। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन हो गया, NO2 हो गया। अब NO2 के रिस्पेक्ट में हमें कहाँ लगाना है, मेटा पोजीशंस पे। NO2 के रिस्पेक्ट में कहाँ लगाना है, मेटा पोजीशंस पे। क्यों, क्योंकि अगर NO2 के रिस्पेक्ट में आपने ऑर्थो पैरा पे लगा दिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। अगर आप सोचते हो यहाँ लगाए तो गलत होगा, अगर आप सोचते हो यहाँ लगाए तो गलत होगा। इसके रिस्पेक्ट में तो मेटा आ जाएगी, बट अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में कहाँ लगाना है आपको,
मेटा पर। तो मेटा आ जाएगा आपका कहाँ का, NO2 का मेटा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। एक बार यहाँ लगा दिया, प्लस आ जाएगा हमारे पास NO2 CHO। अगर आप दोनों का नॉमेनक्लेचर करते हो यूपीएससी से तो दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग होने। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसमें भी वही 3 केस हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग in rate of AES। हमें इन्हें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट में जमाना है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज योर CH3 ओके। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका CH3 और CH3। फटाफट से कॉपी करते जाओ, साथ ही साथ आप क्वेश्चन ट्राई भी कर दो। CH3 और CH3, ठीक। और एक आ जाएगा आपके पास CH3 और CH, ठीक। पहला पार्ट ये है आपके पास। और दूसरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक। ओके ठीक है, अभी जगह है। दूसरा पार्ट है हमारे पास CH3। एक तो CH3 है ही सरी, बट एक साइनाइड है। दूसरा पार्ट बना देते हैं। CH3 साइनाइड सेकेंड पार्ट है और दिस क्वेश्चन वो ये है, ठीक। बस इतना ही। तो फटाफट से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो AES की रेट क्या होने वाली। कर जल्दी से करो। ओके कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके तो कर ही लिए होंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं। वो इसको फर्स्ट की जगह इसको है ना A लिख दो, ताकि अपन रैंक देंगे ना उसमें आसानी होगी। A और B कर लो, A और B पार्ट, क्योंकि रैंक देंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो किस हिसाब से सोचे, तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो देखो इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो सेम है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो सेम है, इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा सेम है, इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा सेम है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा अलग है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा अलग है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्रोडक्ट की, तो देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से यहां पर सपोर्ट सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। इस पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो है और इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो है। तो इसीलिए क्या होगा, जब दो ग्रुप्स आपके पास एक ही पोजीशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, जब दो ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स एक ही पोजीशन को सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना सपोर्ट वर्ड, ठीक। तो उसी की रेट क्या हो जाती है सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट आ जाएगी आपके पास ये वाली, सॉरी फर्स्ट आ जाएगी आपके पास ये वाली। बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड में। अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में हमारे पास आता है, चलो इसको कंपेयर करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो किसी एक पोजीशन पर ही सपोर्ट है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों पोजीशंस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर भी किसी एक पोजीशन पे, बात है एक पोजीशन पे, ठीक है। जैसे ये वाला केस था ना, जैसे ये वाला केस था, तो हम लोग एक ही पोजीशन पे सपोर्ट की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ये वाली पोजीशन थी, इस पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स की वजह से प्लस एच लग रहा था, दोनों ग्रुप्स की वजह से
प्लस एच या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, बट अगर इनमें दोनों में बात करूं तो बोल सकते हैं नॉट सपोर्टिंग। कोई एक ऐसी कॉमन पोजीशन नहीं है जहां पर दोनों ग्रुप्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा हो। ठीक, कोई एक पोजीशन ऐसी नहीं है जहां पर दोनों ग्रुप्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा हो। अब अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? अगर दोनों ग्रुप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें? फिर देखते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर हम लोग देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर एक पोजीशन सपोर्टेड है तो सबसे ज्यादा रेट उसकी होगी, बट अगर पोजीशन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं जहां पर दोनों ग्रुप्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? देखना पड़ेगा। देखो, चलो नहीं पता चलता तो बता दो। मान लो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है या यहाँ पर आता है, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को इस दोनों ग्रुप्स का रिपल्शन झेलना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो बात? अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा, है ना? पर दोनों केसेस में इसको इलेक्ट्रोफाइल को रिपल्शन झेलना पड़ेगा। यहाँ का भी रिपल्शन झेलना पड़ेगा और यहाँ का भी रिपल्शन झेलना पड़ेगा। आप कहीं पे भी लगा लो, ठीक, आप कहीं पे भी लगाओ, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ। बट अगर मैं बात करता हूँ इसके केस में, यहाँ लगाओगे और अगर यहाँ लगाओगे तो रिपल्शन झेलना पड़ेगा। बट एक पोजीशन ऐसी है जहां पर रिपल्शन बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी वाली? यहाँ पर रिपल्शन कम है जबकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, या फिर बोल सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ से भी धक्का पड़ेगा अगर इधर लगता है, तो यहाँ से भी धक्का पड़ेगा अगर इधर लगता है, तो दोनों तरफ से धक्का लग रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जब आ रहा है मतलब मुसीबत में। बट अगर वो यहाँ पर आता है इस केस में, तो इलेक्ट्रोफाइल को धक्का नहीं लगेगा। तो इसीलिए सेकंड नंबर इसको और थर्ड नंबर इसको। किस तरीके से देखा समझे? पहले चेक करो कि अगर कोई एक ऐसी पोजीशन है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप एक चेक करो कि कोई एक ऐसी पोजीशन है जहां पर सपोर्ट है दोनों ग्रुप्स का। दोनों ग्रुप्स का क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। अगर सपोर्ट है तो उसी की रेट सबसे ज्यादा होगी। बट अगर उससे आंसर नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ और यहाँ पर हमें उससे आंसर नहीं मिल रहा था पहले पॉइंट से, तो फिर अपन ने क्या करा? अपन चले गए स्टेरिक हिंड्रेंस में। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी आए स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, बट अगर यहाँ आएगा इस जगह पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, है ना? क्लियर है बात? तो ठीक, इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर भी कुछ इस तरीके से सोचो क्या होगा। चलो देखे, ओके चलो अब अपन वापस से वही पढ़ना, फेवर देखते हैं। तो पहले केस में अगर मैं फेवरिंग देखता हूं, तो CH3 हमारा एक एक्टिवेटर है और ये हमारा डीएक्टिवेटर, यानी कि केस सेकंड। तो आंसर कौन देगा अपना? CH3, है ना? साइनाइड एक डीएक्टिवेटर होता है, माइनस M का ग्रुप होता है। तो आंसर हमारा कौन देगा? CH3 देगा, यानी कि प्लस M के हिसाब से। क्लियर? इसके हिसाब प्लस H। इसके हिसाब से देखो तो मेरे पास एक पोजीशन तो ये है, एक पोजीशन कौन सी है? एक ये है, क्योंकि ये वाली तो ऑक्यूपाइड है। दो पोजीशन है, मानते नहीं मानते हो? दो पोजीशन है, ठीक। दो पोजीशंस में से भी अगर अपन देखते हैं तो ये वाली जो पोजीशन है और अगर ये वाली पोजीशन है, दोनों सपोर्ट कर रही है, दोनों सपोर्ट कर रही है। कैसे भाई? CH3 के हिसाब से देखो तो CH3 का यहाँ पर प्लस H काम करेगा क्योंकि ऑर्थो है। बात समझ में आ रही है? CH3 के हिसाब से देखोगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है CH3 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। बट अगर मैं साइनाइड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो साइनाइड के रिस्पेक्ट में मेटा है। CH3 एक एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन है और एक डीएक्टिवेटर के हिसाब से मेटा है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर दोनों पोजीशन सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? खुद सोचो। साइनाइड हम क्या चाहते हैं कि रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़े, यही तो हम चाहते हैं कि रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़े। ये भाई साहब क्या करते हैं? रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, है ना? रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं और ये भाई साहब रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं। इन भाई साहब का जो पावर है, इन भाई साहब की जो पावर, इनकी जो ताकत है, वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करती है।
और इसके लिए ये दोनों ही मेटा पोजीशंस है। बात समझ में आ रही है? इन भाई साहब की जो पावर्स हैं, जो ताकतें हैं, वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करती है, और ये दोनों पोजीशंस इसके लिए कौन सी है भाई? मेटा है। इसके लिए कौन सी है? मेटा है। अच्छी बात। CH3 के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस कौन सी है? ऑर्थो और पैरा। और अच्छी बात, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों ग्रुप्स सपोर्ट कर रहे हैं। हम यही तो चाहते थे कि दोनों ग्रुप्स क्या करें? सपोर्ट करें। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है और ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, बोथ ग्रुप्स सपोर्टिंग, बोथ ग्रुप्स सपोर्टिंग। ओके, दोनों ग्रुप्स कैसे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है? मैं चेक कर रहा था, दिख रहा है। बोथ ग्रुप्स आर सपोर्टिंग। इसकी बात कर लेते हैं CH3 और साइनाइड की। चलो इसकी देखते हैं। इस भाई साहब के हिसाब से सोचें और इस भाई साहब के हिसाब से नहीं, कभी भी इस भाई साहब के हिसाब से नहीं सोचना है, लफड़ा हो जाएगा। ठीक, इनके हिसाब से कभी नहीं सोचना है, अपने को सोचना है इसके हिसाब से। किसके हिसाब से? CH3 के हिसाब। तो CH3 के हिसाब से देखो, ये वाली जो पोजीशन है ये अगेन ऑर्थो है, ये अगेन ऑर्थो है और ये अगेन पैरा है। बट अगर मैं साइनाइड के हिसाब से सोचूं तो साइनाइड के हिसाब से भी ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो क्या कोई पोजीशन मिल रही है आपको जहां पर दोनों ग्रुप सपोर्ट कर रहे हो? CH3 अपना काम कर रहा है इन तीनों ग्रुप्स, इन तीनों पोजीशंस पर। CH3 अपना काम कर रहा है तीनों पोजीशंस पर, बट साइनाइड भी अपना -m वाला काम कर रहा है इन तीनों पोजीशंस पे। वहां साइनाइड मेटा के हिसाब से चल रहा था, यहाँ पर अगर साइनाइड के रिस्पेक्ट में देखते तो मेटा थी और CH3 के हिसाब से ऑर्थो और पैरा। बट यहाँ पर जो CH3 के हिसाब से ऑर्थो और पैरा है, वो साइनाइड के हिसाब से भी क्या है? ऑर्थो और पैरा। ठीक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स घटाएगा, और इन्हीं पोजीशंस पर। बात समझ में आई? वहां क्या लफड़ा था, यहाँ क्या लफड़ा था, क्लियर हुआ? वहां समझ में आया? CH3 के हिसाब से ऑर्थो पैरा थी और साइनाइड के हिसाब से मेटा थी। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ CH3 के हिसाब से ऑर्थो पैरा है और साइनाइड के हिसाब से भी ऑर्थो पैरा है। तो अपन बोल सकते हैं बोथ ग्रुप्स नॉट सपोर्टिंग, बोथ ग्रुप्स नॉट सपोर्टिंग, दोनों ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहे। अब अपन देख लेते हैं इसमें। तो यदि मैं CH3 के हिसाब से, क्योंकि पैरा तो वैसे ही ऑक्यूपाइड है, तो अगर मैं इस पोजीशन को देखता हूं, ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है, और साइनाइड के हिसाब से ये मेटा है, तो यहां पर भी अपन लिख सकते हैं क्या? बोथ ग्रुप्स, आपको भी लिखना है, आर सपोर्टिंग। ठीक, अंग्रेजी और राइटिंग में मजा। तो अब रेट करते हैं डिफाइन। तो यहां पर हमारे को ग्रुप सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये भाई साहब तो वैसे ही कहां चले जाएंगे? तीसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर रेट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, साइनाइड -m भी था। ठीक, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे चलेगी। यहाँ और यहाँ में आंसर अगर देखते हैं तो अब क्या होगा? पहला पॉइंट तो हो गया ड्रॉप, दूसरा बचता है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आए चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आए, इस ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस मिलने वाला है। बट अगर मैं बात करता हूँ इस केस में, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, बट अगर यहाँ आएगा तो कतई या बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट होगा ये होगा और जो सेकेंड होगा। क्वेश्चन की जो करने का तरीका वो समझे। सबसे पहले देखना है कि कौन सी पोजीशन को ग्रुप्स सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन को ग्रुप्स सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? जिस पोजीशन को अगर कोई ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर साइनाइड ने -m लगा दिया, बढ़िया बात रही। हम तो यही चाहते थे कि साइनाइड का -m लगे, बट मेटा पर, तो मेटा पर तो काम ही नहीं करेगा ना। साइनाइड अब -m लगाता भी रहे तो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करेगा। तो साइनाइड की वजह से ये दोनों मेटा हो गई और इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा। यही हम बार बार वो देखने से क्या मतलब है, समझ में आया? तो पॉइंट्स लिखते हैं अपन लास्ट में, फटाफट से इसको कॉपी कर लेना आप लोग। पॉइंट्स हमारे पास
चलो अपन लिखते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है? चेक करने का तरीका एक ही है, चलो ठीक। अब अपन देखते हैं फैक्टर 1, तो लिख देते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला फैक्टर क्या देखा था? हैश फैक्टर 1। पहला फैक्टर क्या था हमारे पास? इफ एनी पोजीशन, ये रेट कंपैरिजन के लिए है, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इफ एनी पोजीशन सपोर्टेड बाय, एनी पोजीशन सपोर्टेड बाय बोथ ग्रुप्स। पहला फैक्टर आपको हमेशा यही देखना है कि अगर कोई पोजीशन है जो दोनों ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दूसरा फैक्टर आ जाता है फैक्टर सेकेंड, जो कि है हमारे पास इफ नॉट सपोर्टेड, अगर पहला पॉइंट फेल हो जाता है, अगर आपको कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही है, ठीक, आपको अगर ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिल रही है जहां पर सपोर्ट है ही नहीं, तो इफ नॉट सपोर्टेड देन आपको स्टेरिक हिंड्रेंस से आंसर देना है। किससे? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, तो अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्शंस, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पर, ठीक, जो कि हम लोग बात कर रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग उसकी रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, और जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज योर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक। तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, किस तरीके से बेंजीन का हैलोजिनेशन। तो एक लाइन की रिएक्शन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको एक लाइन की रिएक्शन याद होना बहुत जरूरी है। मतलब एक लाइन की रिएक्शन का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए रिएजेंट क्या है, और आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। एग्जामिनर आपको रिएजेंट दे देगा और रिएक्टेंट वो दे देगा, रिएजेंट दे देगा और रिएक्टेंट दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट्स दे देगा, वो प्रोडक्ट पूछेगा। अगर आपको एक लाइन की रिएक्शन याद नहीं होगी तो फिर कितने ही मैकेनिज्म याद कर लो, कोई फायदा नहीं। मैकेनिज्म याद रखने का तभी फायदा है जब आपको प्रोडक्ट बनाना आता हो। अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं बना पाओगे तो कितने ही मैकेनिज्म याद कर लो, कोई फायदा नहीं। क्लियर? तो देखो क्या होता है, यहां पर रखते हैं हम x2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, ठीक। ऐसे FeCl3 रख देते हैं, बट स्टिल चलेगा। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, और हीटिंग कर देते हैं, ठीक। और क्या कर देते हैं हम लोग? हीटिंग कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्या नहीं हो सकता है x, यहां पर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू, बस इतना ध्यान रखना कि जो x है वो f नहीं हो सकता, ठीक। जो x है वो f नहीं हो सकता है। तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा इस तरीके, क्योंकि किसी भी प्रकार का ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं ये और डाल देते हैं Cl2 FeCl3, ठीक है। अगर यहाँ पर FeCl3 की जगह FeBr3 भी लिखा होगा Cl2 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है एक लुईस एसिड। ये क्या है? एक लुईस एसिड। इसका सॉल्यूशन, इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो बदलेगा नहीं तो FeCl3 एज इट इज रहेगा। तो अगर यहाँ पर Cl2 के साथ काफी बार पूछा जाता है कि Cl2 के साथ अगर FeBr3 भी रख देते हो तो क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं, मेन प्रोडक्ट बताएगा। मतलब जो मेन है आपका कि कौन सा हैलोजन चिपकेगा वो इससे है कि आप X2 क्या लेते हो। क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ जाएगा C। ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ जो लोगे वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ठीक।
अगला लिख लेते हैं Br2 और FeCl3, यहाँ लग जाएगा 0। क्लियर? फटाफट से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कॉपी कर लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस थोड़ा सा अलग है, यानी कि I2 के साथ I2 और आयोडीन और फ्लोरीन बड़े लफड़े वाले आदमी है, ठीक है। I2 और FeI3 के केस में जो रिएक्शन होती है ये हो जाती है रिवर्सिबल। क्या हो जाती है ये? रिवर्सिबल हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? यहाँ पर बनता है आपके पास HI। बेसिकली क्या बनता है यहाँ पर आपके पास एक HI बन जाता है, और HI कुछ रिड्यूसिंग होता है नेचर में, है ना। I- जो भी है देखेंगे आगे क्यों होती है रिवर्सिबल, डिस्कस करेंगे। वैसे HI की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक। तो यहाँ इसीलिए ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HI। अब बात कर लेते हैं, चलो इसके मैकेनिज्म, इसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म की। तो जो लुईस एसिड हम लेते हैं, इसी का सबसे पहला इस्तेमाल है हमारे पास। जो हम लोग लुईस एसिड लेते हैं उसी का इस्तेमाल। कैसे? देखो यहाँ पर हमारे पास हैलोजेंस के पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। आपने सामने रख दिया लुईस एसिड। लुईस एसिड का क्या काम होता है? लुईस एसिड का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देंगे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा x पे आएगा प्लस का चार्ज, Fex3, और इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया बेसिकली, है ना। सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया आपने। अब ये जो x प्लस है वो क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा, क्योंकि इससे ये मामला हजम नहीं हो रहा। क्लियर बात है? ये इससे झेला नहीं जा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ तोड़ लेगा, और क्या बना देगा? x, यहां बना देगा ये क्या? x प्लस Fex4 माइनस, ठीक। प्लस क्या बन जाएगा? Fex4 माइनस। कैसे बना, समझ में आया? ये एक आपके पास क्या है? ये आपके पास एक लुईस एसिड है, और वो एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। तो x प्लस बन गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एरोमेटिक में स्टार्टिंग में लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के समय पर कि भाई हमें एक लुईस एसिड रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? उसका कारण है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। अगर अभी मैं इस पर डायरेक्ट अटैक कराने की सोचता बेंजीन का, तो पॉसिबल नहीं था। जैसा हम लोग किसके केस में देखते थे? जैसा हम लोग देखते थे सिंपल अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए क्या करते थे? अपन इसको तो रखते ही नहीं थे, सीधा इसको रखते थे, तो अपना काम हो जाता था, है ना। बट बेंजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इतना अच्छा। बेसिकली वर्ड में चेंज करो, इतना अच्छा। बेंजीन इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको लालच देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रोफाइल को अच्छा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अल्कीन के केस में इससे काम चल जाता था डायरेक्टली, ये नहीं बनाना पड़ता था। बट बेंजीन के केस में ये बनाना पड़ेगा, और ये किसकी वजह से बना? एक लुईस एसिड की वजह से। क्लियर है पॉइंट? So this was the first step of this reaction. Second step में क्या होने वाला है? Second step में हमारे पास आ जाएगा कौन? Second step में आ जाएगा ये बेंजीन। कौन आएगा? बेंजीन आ जाएगा। सामने दिखेगा उसे x प्लस, और इस पे आ जाएगी इसको दया। ये इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? कुछ इस तरीके का कंपाउंड, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक। यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज, साथ ही साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है।
बात समझ में आ गई। साथ ही साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन जो है ये कुछ नहीं करेगा, इस Fe(x4) माइनस में से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये जो हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें, पाई में, और खुद किधर चला जाएगा, एक X को निकाल के ले जाएगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो भी लौट आएगी वापस, ये आ जाएगा X प्लस बना देगा HX, ठीक, प्लस बना देगा HX। तो देखा आपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी Fe(x3) कुछ भी हो, Fe(x3) कुछ भी हो, FeCl, FeBr3 हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका X2 क्या होगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। काफी बार लिखा आता है Cl2 और लिखा रहेगा FeBr3, इसका कोई लेना देना नहीं है, डिसाइड इसने करना है, Cl ही करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। एंड यहाँ पर ये जो था हमारा स्लो स्टेप था रिएक्शन का, या फिर बोल सकते हैं RD, ये हमारा RDS था रिएक्शन का। क्लियर है पॉइंट। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। अब जो केस था उसको भी देख लेते हैं, स्टार बना के लिख देते हैं ताकि याद रह जाए, 3 स्टार। I2 और अगर आप Fe(I3) रखते हो तो ये रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होने का क्या कारण होता है वो समझना, प्लस आपके पास बनता है HI। ये जो HI है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि I- की I2 में जाने की काफी ज्यादा टेंडेंसी है, ठीक, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है आपके पास, रिवर्सिबल हो जाती है। क्लियर है। चलो इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म लिख चुके हैं, तो अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जनरली हम लोग कौन सा हैलोजन कौन सा जोड़ते होंगे, आइडिया लग जाएगा, ब्रोमीन और क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि X में F आना बहुत मुश्किल है ना, और ब्रोमीन और क्लोरीन ही आसानी से लग सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन ही ज्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करता हूं X प्लस की, X प्लस में कौन कौन आपके पास रहता है, F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस और I प्लस, आपके पास ये चारों हैं। आपको कंपेयर करनी है इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो क्या होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सबसे ज्यादा इसकी, ठीक, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। I प्लस की मिनिमम होती है, रिएक्टिविटी बोल लो, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी की जगह आप रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझना, आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास आयोडीनेशन इज अ, मतलब आयोडीनेशन कैन शो आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक, आयोडीनेशन can show kinetic isotopic effect, यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन C6H6 के लिए, अगर C6H6 के लिए मैं I2FeI3 लिखता हूं और इधर रेट अगर R1 है, और C6D6 के लिए अगर मैं I2FeI3 लिखता हूं, इधर रेट अगर R2 है, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के हिसाब से जो रेट होती है वो ज्यादा होती है किसके लिए, हमेशा वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन के लिए, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है।
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर देखा जाता है और R1 ग्रेटर देन R2 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन। चलो अब चलते हैं हम लोग सेकंड रिएक्शन पे। जो सेकंड रिएक्शन है, जो हमारी सेकंड रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन। देखो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैकेनिज्म लिखा था AES का, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वही मैकेनिज्म हर जगह फॉलो होगा। बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। हर रिएक्शन में हम लोग सिर्फ इतना देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। हर रिएक्शन में हमारा एक ही मकसद रहता है कि हमें ये देखना है इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, और कुछ पॉइंट्स रिलेटेड जैसे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वाला। ठीक, मैंने लिखाया भी था आप लोगों को कि AES इन जनरल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं शो कर सकता है, बट कहीं कहीं पे करता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ठीक, अब आ जाता है हमारे पास सल्फोनेशन। अब क्या आता है हमारे पास, सल्फोनेशन आता है। तो सल्फोनेशन में हम क्या लेते हैं, पहले देखते हैं हम लोग रिएजेंट, क्योंकि रिएक्टेंट तो बेंजीन ही है, और रिएजेंट होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है हमारे पास, और हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है लगा हुआ SO। ठीक है, एशन मतलब समझते हो ना, सल्फोनेशन मतलब समझ में आ गया, SO3 का जुड़ना। ओके, तो इसमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। I2 जैसा X2 जैसा कुछ है नहीं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, तो सीधा आ जाते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म में। तो कॉपी करो मैकेनिज्म इधर, फटाफट से कॉपी कर लो। चलो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, और फिर बात करेंगे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। तो अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो देखो भाई हमें क्या जनरेट करना है, बेसिकली हमें SO3 जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, SO3, क्योंकि SO3 जुड़ रहा है तो हमें SO3 ही जनरेट करना है। मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर, जो कि होता है, बना लेते हैं S डबल बॉन्ड O। नहीं तो पहले देखो क्या करते हैं, यहाँ पर H2SO4 क्या करेगा, एक एसिड है तो H प्लस लूज HSO4 माइनस और H प्लस। ठीक, H2SO4 ने क्या करा, एक H प्लस लूज कर दिया। ओके, तो ये रिवर्सिबल ही होता है, एसिड बेस रिएक्शन का स्टेप है तो रिवर्सिबल। दूसरा वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, इस तरीके से H2SO4 से मिलेगा HSO4 माइनस और H प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं OH और OH। यहाँ पर हमारे पास H क्या होगा ना, देखना यहाँ पर इसके पास लोन, क्या है, लोन। ये लोन पेयर से इस पे क्या करने वाला है, अटैक करेगा। ठीक, क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH2 प्लस और OH। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये इधर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा बाहर। क्लियर है, क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। ज्यादा देर तक ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, है ना, ज्यादा देर तक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगेगा, और यहां से ये H प्लस लूज कर देगा। क्या कर देगा भाई,
यहाँ पर ये H प्लस लूज कर दिया। क्लियर? H प्लस क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। क्लियर? ये तैयार हो गया हमारा क्या? दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। यही तो करना था, SO3 तो था हमारे पास, है ना? हमें इलेक्ट्रोफाइल ही तैयार करना था इस रिएक्शन। तो आगे का स्टेप तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। थर्ड स्टेप पे क्या होने वाला है? हाँ, अब आएगा हमारा मसीहा यानी कि बेंजीन प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्या होगा भाई? ये भाई साहब इस पे अटैक करेंगे और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट करके रखते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा? और जो भी बनने वाला है, जो भी इस रिएक्शन का स्टेप होगा वो क्या होगा? स्लो, मतलब रिवर्सिबल होगा। बेसिकली जो RDS है इस बार वो कैसा है हमारा? स्लो है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा RDS है इस बार रिवर्सिबल है। हर बार नहीं होता है, बट इस बार RDS कैसा हमारा? रिवर्सिबल है। क्या बनेगा? बन जाएगा हमारे पास, देखिए कम पड़ गई, हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। यहाँ आ जाएगा अपने डबल बॉन्ड, इधर लगा दो आप प्लस का चार्ज, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस। बेसिकली क्या हो सकता है ना, यहाँ पर ये वापस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में कन्वर्ट होके इसको वापस कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल स्टेप लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है ये O माइनस जैसे यहाँ कन्वर्ट हो वापस से हो सकता है ना, ये यहाँ पर कन्वर्ट होके इसको फिर से निकाल के पाई बॉन्ड क्रिएट कर दे, वापस से बेंजीन बन जाएगा। इसीलिए हमने इस स्टेप को क्या रखा है? रिवर्सिबल रखा है। क्या रखा है? रिवर्सिबल। यहाँ पर है आपके पास एक हाइड्रोजन। क्या है आपके पास? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन है तो क्या होगा भाई? एक सेकेंड, अच्छा हाँ एक सेकेंड, प्रोडक्ट गलती हुई, ये सॉरी चेंज कर लेना, SO3H है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है बट प्रोडक्ट SO3H होता है। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर चेंज कर लेना, SO3H होता है प्रोडक्ट, ध्यान देना मुझे। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? SO3 होता है। ठीक, यहाँ चेंज कर लेना, SO3H होता है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब हमारे पास एसिड में से ये निकला था HSO4 माइनस। क्या निकला था? HSO4 माइनस निकला था। ये क्या करेगा? ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा और हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पाई बॉन्ड के। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगेन दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, स्लो नहीं, ये एक और रिवर्सिबल स्टेप है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस। ओके, अब फाइनली हमें क्या करना है? इस O माइनस को एक H प्लस पकड़ा देना है। ये लो, ये इधर से H प्लस गेन कर लेगा और क्या बना लेगा आखिरी स्टेप में? आपके पास बन जाएगा SO3H। ये H प्लस कहां से आएगा? एसिड में से ही आएगा। तो इसका मतलब है हमारे एसिड की कंसंट्रेशन वैसे भी घटेगी। यहाँ पर हम लोगों ने कोई ल्यूइस एसिड नहीं लिया, क्योंकि मैंने एरोमेटिक जब स्टार्ट करा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने बताया भी था कि या हम लोग ल्यूइस एसिड ले सकते हैं या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग ले सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ दिया है। क्लियर है बात मेरी? समझ में आ गई? फटाफट से कॉपी कर लो। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? SO3H। प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है और प्रोडक्ट क्या बनता है? SO3H। फटाफट से कॉपी करो। चलो, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ सीधा, तो आप लोग कॉपी कर लेना। छोटा सा एक पॉइंट है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक जो पॉइंट आता है दैट इज काइनेटिक आइसोटोप
इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ C6H6 प्लस SO3, ठीक है, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ही ले रहा हूँ। अगर इसकी रेट R1 है, प्रोडक्ट नहीं है ये, रेट अगर इसकी R1 है और C6D6 प्लस SO3 लेता हूँ और अगर इसकी रेट R2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 इज ग्रेटर देन और क्लियर है पॉइंट। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना सा ही डिस्कशन है हमारा। दो रिएक्शन देख चुके हैं, कौन कौन सी, एक हैलोजिनेशन और एक सल्फोनेशन हम लोग देख चुके हैं। बाकी की रिएक्शंस हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स पे देखेंगे। फटाफट से इनको जरूर घर पे बैठे हो रिवाइज जरूर कर लेना, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।